नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी भी 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं एक बार फिर से एस्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें करेंगे हम लोग क्लास 9 और क्लास 10 का सोशल साइंस का क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6/9/2023 का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो हुए थे, उसका क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, है ना। जो सोशल साइंस का क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। बोला जा रहा है कि समुद्र मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया। समुद्र मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे मैगलन, है ना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मैगलन के द्वारा सबसे पहले समुद्र मार्ग का क्या किया गया था, उसका परिभ्रमण किया गया था। इनका पूरा नाम था है ना। पूरा नाम क्या था? फर्डिनेंड मैगलन। ठीक है। उसके बाद आते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। उसके बाद 1498 ईस्वी की बात करें तो समुद्री मार्ग की भारत की खोज समुद्री मार्ग के द्वारा वास्को डी गामा ने किया था, है ना। 1498 में किसने खोज की थी? वास्को डी गामा ने खोज की थी। कैब्राल एक और नाम है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि कैब्राल की बात करें तो ये क्या थे? पेड्रो 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 अल्वरेज कैब्राल। इनका पूरा नाम भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था, जो 1500 ईस्वी में आए थे, है ना। 1500 ईस्वी में आए थे। अगला देखिए, जामोरिन कहाँ का राजा था? जामोरिन कहाँ का राजा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, है ना, कालीकट। जामोरिन कालीकट का राजा था। जब भारत में वास्को डी गामा आया, है ना, जब भारत में वास्को डी गामा आया था, उस समय कालीकट के राजा कौन थे? तो जामोरिन थे। उस समय कालीकट के राजा कौन थे? जामोरिन थे। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली भारत आने वाले थे। अगर वास्को डी गामा की बात करें तो प्रथम पुर्तगाली है जो भारत आने वाले थे। उसी ने सबसे पहले पुर्तगाली 1503 ईस्वी में, है ना, पुर्तगाली ही सबसे पहले 1503 ईस्वी में कारखाना यानी कोची में, कहाँ पे? कोची में कारखाना स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था, है ना। देखिए, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो इसका सही उत्तर चलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल मजीद। ठीक है। वास्को डी गामा भारत में 1524 ईस्वी में अंतिम बार भारत में आए थे। वास्को डी गामा जो थे 1524 ईस्वी में अंतिम बार भारत में आए थे। और ये अब्दुल मजीद समुद्री मार्ग के बारे में क्या था? वो अच्छे ज्ञानी थे। अब्दुल मजीद थे जो समुद्री मार्ग के क्या थे? एक अच्छे ज्ञानी माने जाते थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए,
अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में। विश्व में प्रथम लिखित संविधान की बात करें तो विश्व में अगर प्रथम लिखित संविधान की बात करें तो सबसे पहले कहाँ लिखे गया था, तो ये भी अमेरिका में हुई थी, है ना। सबसे पहले अमेरिका में विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में लागू किया गया था। उसका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जब 42वें संविधान संशोधन 1976 में द्वारा प्रस्तावना भी धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। क्या क्या प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़े गए थे। हमारा भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे पेरिस संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए पेरिस संधि के द्वारा, है ना, क्या मिली थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की मान्यता। पेरिस संधि कब हुई थी, तो 1783 ईस्वी में। पेरिस की संधि 1783 ईस्वी में हुई थी। अमेरिकी की स्वतंत्रता कब हुई थी, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, टीथे यानी टाइथ कर क्या था। टीथे या टाइथ कर क्या था, तो एक तरह से एक इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी धार्मिक कर। ऑप्शन नंबर बी जो क्या था, एक धार्मिक कर था। ये चर्च के द्वारा लाए जाने वाला कर कृषि उपज का 10वां हिस्सा होता था, जिसे हम लोग दशमांश भी कहा जाता था। दशमांश का मतलब होता है कि पादरी द्वारा एकत्रित किया गया था, है ना, कर था एक। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, है ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता होंगे। 1945 में 24 अक्टूबर 1945। ठीक है। अभी सदस्यों की संख्या की बात करें तो ये कब कितने 193 सदस्य है। 193 सदस्य है, और 193 सदस्य में सबसे लास्ट 193 कौन है, जो दक्षिणी क्या हो जाएंगे, दक्षिणी सूडान, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था, तो जर्मनी की मुद्रा का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, उसको मार्क बोलते हैं। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था, पहले मार्क था। वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा का नाम हो गया है क्या, यूरो, है ना। वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या हो गया, यूरो। उसके पहले क्या नाम था, मार्क था। यूरो मुद्रा है जो, ये यूरो मुद्रा 1 जनवरी 2023 ईस्वी से हो गया था। 1 जनवरी कब से लागू हुआ है, 2023 से। 1 जनवरी 2023 से लागू हुई थी। उसके बाद बात करें पाउंड की, है ना, तो ये पाउंड है जो, ये ब्रिटेन की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है, पाउंड है जो ब्रिटेन की मुद्रा है। उसके बाद आते हैं रूबल पे, तो रूबल कहाँ से है, ये एक तरह रूस की मुद्रा है ना। रूबल है जो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। उसके बाद डॉलर की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका
है ना, अंतर्राष्ट्रीय मांग है संयुक्त राज्य अमेरिका का में प्रयोग होने वाला है मुद्रा है जो डॉलर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? 1917 में कौन सा देश है जो प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो गया था, अलग हो गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, रूस। ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूसी क्रांति जब हुई थी उस समय रूस का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। जब रूसी क्रांति हुई थी वहाँ का शासक था जार निकोलस द्वितीय, है ना। लेनिन ने प्रथम विश्व युद्ध से अलग होने के लिए ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की थी। और अमेरिका भी थे, अमेरिका जो था अप्रैल 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो गया था, शामिल हुआ था। 1917 में अमेरिका शामिल हुआ था बट रूस क्या हो गया था, अलग हो गया था। बस प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत पता होगा 1914 में हुई थी, है ना। 1914 28 जुलाई 1914 को हुई थी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति, जब ये अमेरिका शामिल हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति पूछा जाता है तो वुडरो विल्सन थे, वुडरो विल्सन। अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया की युवराज की सेराजेवो में हत्या हुई थी। कब? 28 जून 1914 को। 28 जून 1914 की क्या हो गई थी, कर दिया गया था, हत्या कर दिया गया था, है ना। और उनकी पत्नी की, है ना, साथ में उनकी पत्नी की भी हत्या कर दी गई थी। अगला देखिए, सर्व सलाब आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? सर्व सलाब आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। सर्व सलाब आंदोलन ये क्या था, सलाब जाति को एक मंच पर लाने का आंदोलन था, सर्व सलाब आंदोलन। ठीक है। अगला देखिए, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला, है ना। 8 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 15 दिसंबर 2000, 15 नवंबर 2001। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 15 नवंबर 2000, है ना। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का दर्जा मिला था। 1 नवंबर किसको मिला था? 1 नवंबर को मिला था मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। 9 नवंबर 2000 और 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुए थे। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या हुए थे, अलग। और 9 नवंबर 2000 को ये उत्तराखंड को। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधियां हैं? निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधियां हैं? तो प्राथमिक गतिविधियां हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कृषि, खनन और मत्स्य पालन। प्राथमिक गतिविधियों को 3 भागों में बांटा गया है, कृषि, खनन, मत्स्य पालन, है ना। जिसमें इसमें हम बांट सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन, मत्स्य पालन, है ना, खनन, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उद्योग और विनिर्माण को रखा गया, उसके बाद तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जैसे व्यापार, यातायात, है ना, यातायात, संचार, ऊर्जा, ये सारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, बोला जा रहा है कि वाणिज्यिक अनाज की खेती की निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है?
वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी गेहूं भी और मक्का भी। गेहूं और मक्का को दोनों में उगाए जाते हैं। तरबूज तरबूजा किस मौसम में आता है ना? तरबूजा है जो किस मौसम में आता है? तो इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, जायद फसल, है ना। जायद फसल के नाम से जानते हैं तरबूजा को। तो ये हो जाएंगे जायद मौसम में। रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में उगाई जाती है। रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में उगाई जाती है, उसको हम लोग जायद मौसम बोलते हैं। जैसे तरबूजा, ककड़ी, खीरा, ऐसा सारे चीज़। अगला देखिए, बोला कि हमारे फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से अनाच्छादित है? हमारे फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से अनाच्छादित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 12%। क्या हो जाएंगे? 12%। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो पेय फसल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे चाय। चाय है जो एक क्या है कि पेय पदार्थ है। कॉफ़ी भी एक पेय पदार्थ के अंतर्गत आता है ना। कॉफ़ी है जो फिर पेय पदार्थ के अंतर्गत आता है। कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी गर्म पेय पदार्थ होते हैं, दोनों है जो एक तरह से गर्म पेय पदार्थ है। भारत में चाय की खेती की बात करें तो सबसे पहले 1835 ईस्वी में असम में प्रारंभ की गई थी। असम में प्रारंभ की गई थी। चाय की खेती विश्व में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन की बात करें तो ये चीन में होती है ना। चीन में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे अपना देश भारत, है ना। तिलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन है हो जाएंगे जो अपना देश भारत है। भारत में और सारे सबसे बड़ा उत्पादक है, दाल का भी उत्पादक सबसे ज़्यादा करता है। जिसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान राज्य की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन होता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखिए, एक और है। कौन सी एक महत्वपूर्ण रबी फसल है ना। कौन सी एक महत्वपूर्ण है जो रबी फसल है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे गेहूँ। गेहूँ है जो क्या है, एक रबी फसल है। गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देश की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। या तो है ना, इस क्या है कि सबसे ज़्यादा अमेरिका हो जाएंगे। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन की बात करें तो प्रदेश कौन सा तो हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, है ना। कौन सा हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल क्या है? कितने वर्ष का होता है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 5 वर्ष, है ना। सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 5 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र के संघ के प्रमुख 6 अंग होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रमुख अंग सचिवालय है जिसके प्रधान महासचिव कहलाते हैं। इनके संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग महासभा है, इनको क्या बोलते हैं? महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? इसमें कितनी है जो आधिकारिक भाषाएं बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 6, है ना।
यूएनए की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, कौन कौन से हैं? पहला हो जाएंगे चीनी, दूसरा रसियन, फिर उसके बाद अरबी, उसके बाद बात करें तो स्पेनिश, स्पेनिश है ना। और उसके और अंग्रेजी हो जाएंगे। लास्ट एक क्या है? फ्रेंच। ठीक है, तो इनकी कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं टोटल। इन यूएनए का मुख्यालय की बात करें तो यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पे चलिए। राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा और स्विट्जरलैंड में। राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा और स्विट्जरलैंड में। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी, है ना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध का एक परिणाम था, क्योंकि राष्ट्र संघ की स्थापना अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का महत्वपूर्ण योगदान था। राष्ट्र संघ का अमेरिका सदस्य नहीं था। 1930 के दशक राष्ट्र संघ की अवहेलना होने लगी, विशेषकर हिटलर के उत्थान के बाद। अगला देखिए, ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों के द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच का अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच का अपर सिलेसिया के मुद्दों का समाधान कैसे किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्रों को विभाजन कर दिया था। उसने क्या किया था? क्षेत्रों को विभाजन कर दिया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध द्वारा पोलैंड को पुनः स्वतंत्र देश का दर्जा प्राप्त हुआ और हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने पोलैंड देश पर अपना विस्तार करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 1919। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने हर स्तर पर ब्रिटेन को समर्थन किया। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के समापन के बाद 1919 में ब्रिटेन में भारत शासन अधिनियम भारत पर लागू किया गया। इसलिए उस समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारत का बरसरार चेम्सफोर्ड था। इसी कारण इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? है ना, सभी को पता है 1930, मगर किस तिथि को आरंभ की? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च, है ना। 12 मार्च 1930 को आरंभ की थी। कहाँ से? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गांधी जी गुजरात के नवसारी जिले के तटीय गांव दांडी तक यात्रा कर गुजरात के नवसारी जिले तक यात्रा कानून को तोड़कर नमक सत्याग्रह की समन्वय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। इसने 78 अनुयायियों के साथ, कितने अनुयायियों के साथ यात्रा प्रारंभ किया था गांधी जी ने? 78 अनुयायियों के साथ। पूछा जाता है कितने अनुयायियों के साथ यात्रा किया था, तो 78। और कितने किलोमीटर? 385 किलोमीटर, है ना, 24 दिनों में। 385 किलोमीटर लगभग 24 दिनों में। मील की बात करें तो 241 मील, है ना, 241 मील यात्रा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अखिल भारतीय किसान सभा के गठन कब और कहाँ हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी 1936 लखनऊ में। 1936 लखनऊ में किसके द्वारा किया था? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद है ना, स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी, उनकी अध्यक्षता में। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत में किसान के सबसे बड़े नेता के रूप में अपने आप को क्या किए थे? स्थापित किए थे। इन्होंने ही 1929 में, सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली है ना? इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ए कलकत्ता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? कलकत्ता में। ठीक है, अगला देखिए, तारिख ए दाऊदी नामक पुस्तक पुस्तक के लेखक कौन है? तारिख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे अब्दुल्ला। तारिख ए दाऊदी नामक पुस्तक 16वीं शताब्दी में फारसी भाषा में लिखी थी। फारसी भाषा में लिखी गई थी। इस पुस्तक में बहलोल लोदी और बंगाल बिहार के करानी वंश के सुल्तान दाऊद खान लोदी के उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज इसका हो जाएंगे इंडिका नामक पुस्तक लिखी। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 1898 में। 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट की स्थापना की गई। इसके द्वारा सरकार ने खाली ज़मीन को नगर निगम को सौंप दिया, जिसमें शहर में स्वच्छता, जल निकासी प्रणाली, स्ट्रीट व्यवस्था, लाइट व्यवस्था आदि में क्या हुआ था? सुधार हुए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई है ना? कब हुई विश्व व्यापार संगठन की स्थापना? यानी बात करें तो WTO की स्थापना हुई थी कब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1995 में। 1995 में की गई थी। 1 जनवरी 1995। पहले इनका नाम क्या था? गैट था, GATT है ना, गैट। वो 1948 में की हुई थी। गैट पहले आया था 1948, 1 जनवरी 1948 की। बाद में इसको WTO में क्या कर दिया गया? संगठित कर दिया गया। इसमें अभी सदस्यों की संख्या की बात करें तो 164 164 सदस्य है, जिसमें लास्ट सदस्य कौन से हैं? अफ़गानिस्तान है। एक क्या है? एक लास्ट सदस्य 164वां अफ़गानिस्तान। G77 की स्थापना कब की? G77 की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 1964। 1964 में G77 की स्थापना की गई। उसके बाद बात करते हैं G20 है ना, कुछ और हैं जैसे में G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। G7 की स्थापना 1975 में है ना। G20 1999, G7 1975। उसके बाद आते हैं
एससीओ की स्थापना तो 2001 में की गई थी। एससीओ की स्थापना 2001 में की गई। उसके बाद ब्रिक्स एक आते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, है ना। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी, 2009। बिम्स्टेक एक और आता है, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की स्थापना 1997, है ना। ये सारे हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे रूजवेल्ट। रूजवेल्ट के द्वारा 1933 ईस्वी में, है ना, लागू की गई थी। रूजवेल्ट क्या थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था? हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सही उत्तर हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 प्रथम अस्थायी सदस्य बनाए गए थे संविधान सभा के। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी सदस्य चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? कुल वर्ग क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्या हो जाएंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,000, है ना, 87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल, विश्व का क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो जाएंगे ये 2.4%। 2.4%, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा राज्य है? 7वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां राज्य है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड। और उत्तरी अक्षांश, है ना, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 95 डिग्री 25 मिनट, है ना। दिख नहीं रहा होगा बट इसको हम बोल रहे हैं 95 डिग्री 25 मिनट। इसका विस्तार है, देशांतरीय विस्तार। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे पाकिस्तान, है ना। इसका निर्धारण हुआ था 1947 में, सर रेड क्लिफ की अध्यक्षता में, है ना। अगला, भारत और अफगानिस्तान में कौन सा रेखा है? डूरंड रेखा। इसको किस नाम से जानते हैं? डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा। अगला देखिए, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा नर्मदा नदी पे। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी। कुछ जलप्रपात की बात कर लेते हैं, जैसे जोग या गरसोप्पा, है ना। हम बोलते जाएंगे, आप लोग नोट कर सकते हैं। जोग जलप्रपात हो जाएंगे शरावती नदी, ठीक है। उसके बाद चुलिया जलप्रपात,
तो चुलिया जलप्रपात हो जाएंगे ये चंबल नदी पे, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे। उसके बाद शिव समुद्रम, शिव समुद्रम हो जाएंगे कावेरी, कावेरी नदी पे। गोकक, गोकक है ना, गोगक, गोगक जलप्रपात, इसका हो जाएंगे घटप्रभा नदी पे, घटप्रभा है ना, घटप्रभा नदी पे हो जाएंगे। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे दरभंगा। लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? दरभंगा। बिहार में कुछ और झील के नाम बता देते हैं। कुशेश्वर स्थान झील, कुशेश्वर है ना, कुशेश्वर स्थान झील बात करें तो दरभंगा, ये भी कहाँ जाएंगे? दरभंगा। कांवर झील तो बेगूसराय है ना, कांवर झील बेगूसराय। उसके बाद गोगा, गोगा बिल, गोगा बिल ये कहाँ जाएंगे? कटिहार, गोगा बिल कटिहार। अनुपम झील कैमूर, अनुपम, अनुपम, अनुपम कहाँ पे हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे कैमूर। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ हो जाएंगे? सहरसा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे प्रशांत महासागर। ला नीना स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटी लड़की। लाल नीना घटनाएं पूर्व मध्य विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में औसत समुद्री सतही तापमान से क्या होती है? निम्न तापमान का एक सूचक है। एक होता है लाल नीना, एक होता है अल नीनो है ना। अल नीनो का अर्थ होता है स्पेनिश भाषा में छोटा लड़का। अल नीनो होता है जो स्पेनिश भाषा में छोटा लड़का। अल नीनो सर्वप्रथम पेरू तट के मछुआरों ने जल को असामान्य रूप से गर्म होने की घटना को महसूस किया था, उसको बोलते हैं अल नीनो है ना। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं लाल नीना और अल नीनो। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे राजस्थान। भरतपुर पश्चिम अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान। कुछ और अभयारण्य हम बता देते हैं आप लोगों के लिए। कोलेरू, कोलेरू पश्चिम अभयारण्य कहाँ पे हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश, कोलेरू आंध्र प्रदेश। उसके बाद ओखला, ओखला एक जगह है दिल्ली में है ना, ओखला, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? दिल्ली या उत्तर प्रदेश। कच्छ, कच्छ बात करें तो कच्छ कहाँ पे हो जाएंगे? गुजरात है ना, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी कहाँ पे हो जाएंगे? गुजरात में। नल सरोवर, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे हो जाएंगे? ये भी गुजरात। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य ये हो जाएंगे हरियाणा। ठीक है, मंगलम, मंगलम पश्चिम अभयारण्य तो इसका हो जाएंगे केरल। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? इनमें से कौन सा वृक्ष है जो पर्वतीय वन में पाया जाता है? इसका सही उत्तर आ देंगे चेस्टनट, चेस्टनट। पर्वतीय वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? जैसे चीड़ का वृक्ष हो गया, देवदार हो गया, देवदार।
उसके बाद फर का हो गया, फर, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाने वाला वृक्ष सागवान। अगर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में वृक्ष पाए जाते हैं तो सागवान, सागवान, साल, साल हो गए। फिर उसके बाद शीशम, शीशम, ठीक है, महुआ, है ना, ये सारे महुआ। उष्ण उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाने वाला वृक्ष। उसके बाद सदाबहार वन में पाए जाने वाले वृक्ष, सदाबहार वन में पाए जाने वाले वृक्ष हो जाएंगे बांस, महोगनी, महोगनी, ठीक है, रबर, ये सदाबहार वन में पाए जाते हैं, रबर हो गए। उसके बाद शहतूत के पेड़ हो गए, शहतूत, ठीक है। अगला देखिए, एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो इसका सही उत्तर है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे पड़ते हैं? गुजरात में, है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। जिम कॉर्बेट, कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा जो है राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क तो ये उत्तराखंड में स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड। अगला देखिए, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो इसका हो जाएगा 17.5। 2011 के जनगणना के अनुसार है ये। अब तो बढ़ गया, लगभग 18 के आसपास हो गए, है ना। ये 2011 के जनगणना के अनुसार बताया गया 17.5। किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921। 1921 को, है ना। इसको महाविभाजक वर्ष भी माना जाता है। महाविभाजक वर्ष भी माना जाता है। 1951 की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे तीव्र गति से क्या हुई थी? बढ़ी थी। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, 1948। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली। अगला क्वेश्चन देखिए, भूटान की राजधानी कहाँ है ना। ये तो इजी क्वेश्चन है। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो ये लगभग सब बता देंगे, थिम्पू। थिम्पू। नेपाल के काठमांडू। नेपाल के क्या क्या हो जाएंगे? काठमांडू, है ना। बांग्लादेश के क्या हो जाएंगे? ढाका। बांग्लादेश के ढाका। अगला देखिए, कौन सा बोला जा रहा है कि कौन सा मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? कौन सा मापक विधि सर्वाधिक मान्य? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न है जो सर्वाधिक क्या हो जाएंगे? मान्य है। पृथ्वी पर अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर के नदी पहाड़ समुद्र को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र कहलाते हैं, है ना। तो ये कौन सा मानचित्र हो जाएंगे? भौतिक मानचित्र। क्या हो जाएंगे?
भौतिक मानचित्र जो नदी पहाड़ और समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र हैं। मानचित्र की बड़े भाग जैसे जल भाग आदि को छोटे रूप में प्रदर्शित करने का माध्यम है। इसमें बोला जा रहा है कि जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जीवन संबंधी मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, जनसंख्या संबंधी मानचित्र आदि ऐसे मानचित्र हैं जो कई प्रकारों में क्या है कि बटे हुए हैं, है ना। अगला देखिए, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे लगभग 71%। उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो लगभग 60.7% भाग महासागरों में बटा है। दक्षिणी गोलार्ध में 80% लगभग ये महासागरों से क्या ढका है। 97% 97.5% भाग है जो खारा पानी या नमकीन है, और जो 2.5% भाग है जो क्या है, ये जल जो मीठा पानी है। अगला क्वेश्चन है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र के डैश से पर महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित है, और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना इनको उपयोग नहीं कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 200 नॉटिकल मील, है ना। 200 नॉटिकल मील से परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित है। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर, नॉटिकल मील से क्या होता है कि समुद्री दूरी को नापते हैं, है ना। समुद्री दूरी को मापा जाता है। डैश में प्रकाशित ब्रैंडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किया, और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कब प्रकाशित की थी? तो 1900, इसका सही उत्तर हो जाएंगे 1987। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? भारत में वाणिज्यिक फसल है, तो वाणिज्यिक फसल हो जाएंगे सरसों, तंबाकू, जूट, है ना। ये सारे हैं जो वाणिज्यिक फसल के उदाहरण है, जिसका क्या होता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मांग हमेशा बना रहता है। वाणिज्यिक फसल वो होते हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय मांग बना रहता है। व्यापारिक फसल में आते हैं कपास आ जाते हैं, जूट आ जाते हैं, है ना, रबड़ आ जाते हैं, गन्ना, ये सारे शामिल होते हैं। क्या बोलते हैं, रोपण कृषि एक प्रकार की क्या है, वाणिज्यिक खेती होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ है? तो इसका हो जाएंगे कृषि क्षेत्र में, है ना। कृषि क्षेत्र में सबसे कम लाभ हुआ है। भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में कितने रैंक पे है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी 133 में रैंक पे है। छत वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है, तो हो जाएंगे भूजल की। छत वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक क्या तकनीक है। ये ज़्यादातर तमिलनाडु में, है ना। भारत का पहला राज्य जिसको भूजल की कमी से बचने के लिए छत वर्षा पर
छत पर वर्षा का जल का संचयन प्रारंभ किया है ना? तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। तमिलनाडु सरकार के छत पर वर्षा जल संचयन मॉडल के 5 वर्षों के भीतर 50% जल की 50% जल में क्या हुई थी? वृद्धि हुई है। वाटरमैन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है? तो राजेंद्र मैन को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों की स्रोत नहीं है ना? यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महासागर। इसमें खारे जल की मात्रा अधिक होती है ना? वर्षा का जल सबसे स्वच्छ होता है। वर्षा का जल सबसे स्वच्छ होता है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन इन राज्यों से नहीं गुजरता है, तो कौन कौन से राज्य से नहीं गुजरता है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र से। बाकी उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश से, ये सारे से गुजरते हैं। हजीरा विजयपुर पाइपलाइन, जगदीशपुर पाइपलाइन। इसकी लंबाई की बात करें तो 1750 किलोमीटर है। 1750 किलोमीटर है ना? अगला देखिए, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। बालाघाट में मैग्नीज खनिज का खनन किया जाता है। यहाँ से लगभग 80% उत्पादन मैग्नीज से होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 482 वर्ग किलोमीटर वन फैला हुआ है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, अगर प्रतिशत की बात करते हैं वन में, तो सबसे ज़्यादा मिजोरम के होंगे, लगभग 84.53% मिजोरम। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के होंगे, है ना? उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो 79.33 है। वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? वन विस्तार के नज़रिए से भारत है जो विश्व का कौन सा स्थान है? तो हो जाएंगे 10वां स्थान। इसका क्या हो जाएंगे सही उत्तर? 10वां स्थान। क्योंकि रूस है जो सबसे फर्स्ट पे आते हैं, है ना? 49.40% वन क्षेत्रफल में फर्स्ट में रूस, फिर सेकंड में कनाडा। भारत में बात करें तो 10वें स्थान पे। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे दार्जिलिंग। 1897 सबसे पहले 1897 में दार्जिलिंग में सिद्रोपोंग में स्थापित किया गया था। इसकी उत्पादन क्षमता बोले तो कितना मेगावाट? 130 मेगावाट था। यह एशिया का प्रथम जल विद्युत संयंत्र था। अगला देखिए क्वेश्चन, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जहाँ पे कोरबा एक है ना जगह है, में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र में विकसित है? देश कितने विशेष
आर्थिक क्षेत्र में विकसित है? तो ये हो जाएंगे 7। कितने? 7। भारत सरकार ने 2000 ईस्वी में भारत सरकार में 2000 ईस्वी में विदेश व्यापार नीति के तहत सीएच की शुरुआत की थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 द्वारा 2005 और वर्ष 2006 में सेज को एक एक्ट के अधीन में लाया गया था। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम। भारत में बॉक्साइट के सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले राज्य की बात करें तो हो जाएंगे उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है, लगभग 50%। 50% का क्या करता है? उत्पादन करता है। अगला देखिए, भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 9। कितने? कुल 9 डाक क्षेत्र में बांटा गया। पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1900 भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 में हुई थी। कांडला पतन किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे गुजरात। कुछ और बंदरगाह की बात कर लेते हैं, जैसे गोवा में मारमा गोवा। गोवा में क्या है? मारमा, है ना, मारमा गाँव, है ना, मारमा गाँव बंदरगाह है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात कर लेते तो यहाँ पे हो जाएगा जवाहरलाल, है ना, नेहरू पोर्ट। उसके बाद हो जाएंगे पश्चिम बंगाल, है ना, तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पे कोई नहीं है। उसके बाद कांडला जो गुजरात में है, अभी हम लोग पढ़े। पारादीप उड़ीसा में हो जाएंगे। कोची केरल में हो जाएंगे। मैंगलोर कर्नाटक में हो जाएंगे, ठीक है। तूतीकोरनी बंदरगाह ये तमिलनाडु में स्थित है। अब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये सारे पतन होंगे जो बंदरगाह हैं। अगला देखिए, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो इसका हो जाएंगे सेकेंडरी लाइन। इसका क्या बोलेंगे? सेकेंडरी लाइन। बड़ी लाइन की लंबाई की बात करें तो 1.676 मीटर। मीटर गेज की बात करें तो 1 मीटर। उसके बाद नैरो गेज की बात करें तो 0.610 मीटर। सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र में सबसे पहले शुरुआत हुई थी दार्जिलिंग हिमालय में 1881 ईस्वी में, दार्जिलिंग के हिमालय में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे मानसीराम मेघालय 1141 सेंटीमीटर। मानसीराम मेघालय जो कहाँ पे है? भारत में है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए रोहतास को बिहार में चावल का कटोरा भी कहते हैं। अब भारत में सबसे प्रारंभ नहरों में एक नहर है सोन नहर। सोन नहर का निर्माण सबसे पहले 1870 ईस्वी में हुई थी। जैसे औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, पटना जिलों में इसकी सिंचाई की जाती है पूर्वी सोन नहर से। पश्चिमी सोन नहर से रोहतास, भोजपुर, बक्सर जिलों में सिंचाई की जाती है।
निम्न में से अनवीकरणीय संसाधन है, निम्न में कौन है जो अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका सब सही उत्तर हो जाएंगे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन है जो अनवीकरणीय है। नवीकरणीय जो क्या होते हैं? नवीकरणीय जो उसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, है ना, फिर से हम उसको हम बना सकते हैं, उसको नवीकरणीय बोलेंगे। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होंगे सोन परियोजना। सोन परियोजना जिसकी शुरुआत लगभग 1873-74 में की गई थी। सोन नदी परियोजना सबसे पुरानी नदी परियोजना होगी बिहार में। गंडक परियोजना भारत और नेपाल, गंडक परियोजना जो है भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक नेपाल भारत नेपाल की क्या है? संयुक्त परियोजना है। दामोदर नदी परियोजना भारत का एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी क्या है? परियोजना है। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? चिली किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएंगे दक्षिणी अमेरिका। चिली है जो दक्षिणी अमेरिका अमेरिका का लंबी समुद्री तटीय वाला देश है एक। चिली की राजधानी की बात करें तो क्या आ जाएंगे? सांतियागो। सांतियागो, ठीक है। इसकी मुद्रा पीसो। चिली की मुद्रा क्या है? पीसो। अटकामा, एक नाम आता है अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये चिली में स्थित है, ठीक है। चिली तांबा की सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ना, तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है चिली। जरूलेस्की किस देश की राष्ट्रपति थे? जरूलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलैंड। अगला देखिए, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको ओलंपिक खेल 1968 में का विरोध नस्ल पर आधारित था। समावर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? समावर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से। समावर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से किसका चुनाव होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रपति का एकल संक्रमणीय मत पद्धति से क्या होता है? चुनाव होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 53 में अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या होती है? निहित होती है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित निर्वाचन मंडल का उल्लेख है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख है। हसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माकपा। क्या हो जाएंगे? माकप्पा, है ना, माकप्पा। बाकी भाजपा के पंजा छाप हो जाएंगे। उसके बाद सपा के साइकिल हो जाएंगे। कांग्रेस के भाजपा के क्या हो जाएंगे? कमल हो जाएंगे, है ना। कांग्रेस के पंजा हो जाएंगे और सपा को साइकिल, जो अखिलेश यादव का जो ये हैं। अगला देखिए, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो हो जाएंगे 1971 में यह नारा लोकसभा चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था, है ना। इस लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत हुई थी।
पांचवी पंचवर्षीय योजना योजना 1974 में प्रारंभ किया गया था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व चुना गया। मैं अमेरिका के संविधान से बात करें तो इसका क्या हो जाएंगे? अमेरिका से मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय की शक्ति और अधिकार, राज्यसभा के सभापति का पद, उसके बाद वित्तीय आपात, न्यायिक समीक्षा आदि लिया गया है। उसके बाद रूस से बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य लिया गया है ना। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। अनुच्छेद 81 के तहत राज्यसभा का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है तो हो जाएंगे 1, है ना। विशिष्ट व्यक्ति हो या तो साधारण व्यक्ति हो, सभी का मूल्य क्या होता है? 1 होता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करती है। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया था कि 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दी गई थी, है ना, मतदान करने की आयु। और 61वां संविधान संशोधन कब हुए थे? ये थे 1989 में। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र हो जाने पर। 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र हो जाने पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। 1 मिनट, इसका सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जयराम दास। जयराम दास, है ना। 15 अगस्त 1947 में बने थे और 1948 तक रहे थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में बने थे, 11 जनवरी 1948 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहते हैं? तो अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट बोलते हैं, है ना। अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट बोलते हैं। अमेरिका में पूरे 100 सीनेट है और यहाँ राज्य की बात करें तो 50 राज्य है। 50 राज्य हैं जो जिसमें हर राज्य में 2-2 सीनेट भेजे जाते हैं। 2-2 सीनेट भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के संविधान मार्च 1789 में क्या किया था? लागू किए थे। अमेरिका में राष्ट्र हो गया। अगला देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 124। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार के उपयोग का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का क्या है? उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? देखिए, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, ये मौलिक अधिकार नहीं है।
बाकी बिहार के मजदूरों को पंजाब में खेतों करने का अधिकार, ठीक है। ईसाई मिशन द्वारा मिशनरों स्कूलों की श्रृंखला, ये भी चलाना, ठीक है। सरकारी नौकरियों में औरत और मर्द को समान वेतन, ये भी सही है। ये नहीं होंगे, है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? तो इसका सही हो जाएंगे 1978। 44वां संविधान संशोधन कब हुई थी? 1978 में इसको क्या क्या कर दिया गया था? संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया था। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? तो इसका हो जाएगा पंचायती राज संस्थानों में। पंचायती राज संस्थानों में 33% महिलाओं के आरक्षण दिया जाएगा। विधानसभाओं में भी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। अगला है भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संख्या बल पे। संख्या बल। भारत में नागरिक भागीदारी का प्रश्न का समाधान अवसर की समानता के आधार पर किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है ना। और भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रथम मौलिक अधिकार समानता के अधिकार से संबंधित है। 14 से 18 तक समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार, जिसमें 16 के अवसर 16 में क्या है कि समानता का उल्लेख किया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। किनके द्वारा? फजल अली की अध्यक्षता में, है ना। फजल अली की अध्यक्षता में की गई थी। 7वां संविधान संशोधन 1956 में लाया गया था ये। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तभी हम लोग पढ़े थे 6 वर्ष। इसके न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति सभापति के पदेन सभापति होते हैं। 89 के अंतर्गत सभापति उपसभापति का सृजन किया जाता है। सूचना के अधिकार का अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? तो हो जाएंगे 12 अक्टूबर 1905 को। 12 अक्टूबर 1905 को। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है, तो हो जाएगा समाज में स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। इसका सही उत्तर हो जाएंगे समाज में स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। अनुच्छेद 39 के डी में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15 में लैंगिक भेदभाव को अस्वीकार करता है।
अनुच्छेद 15 में क्या है कि लैंगिक भेदभाव को अस्वीकार करता है। भारत में नीति आयोग को गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को। पहले इसके नाम था योजना आयोग, है ना। योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री, है ना। क्या होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे विकास। लोकतंत्र विश्व का सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। लोकतंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के स्वरूप हो सकते हैं। लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र प्रणाली वाला देश है। भारतीय लोकतंत्र की विकसित प्रयोगशाला कहाँ गया है? प्रयोगशाला कहा गया है ना। भारतीय लोकतंत्र को विकसित प्रयोगशाला कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकारों का। भारत में संसदीय प्रणाली का अपनाया गया है क्योंकि भारत में लंबी अवधि तक ब्रिटिश शासन के अधीन संसदीय प्रणाली अपनाई गई थी। इस कारण भारत में संसदीय प्रणाली अपनाया गया है। इस प्रणाली को अपनाने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक सामूहिक उत्तरदायी भी था। चार्टर एक्ट 1853 के अधीन 1854 में संसदीय प्रणाली की बीजारोपण हुआ था। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक मताधिकार को मान्यता मिली? ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 1928 को। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा कदम लोकतंत्र सुधार सूचक है? कौन सा कदम लोकतंत्र सुधार सूचक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे पंचायती राज। पंचायती राज लोकतंत्र का सुधार सूचक है। लोकतंत्र केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर का क्या होता है पर हो सकती है। महात्मा गांधी गांव को स्वतंत्रता देने का प्रबल पक्षधर थे। महात्मा गांधी के प्रयास अनुच्छेद 40 को संविधान में स्थान दिया गया है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद।